नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की 3 बड़ी बैठक राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। आज वाराणसी आएगा जापानी प्रतिनिधि मंडल। काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू। क्रूज से गंगा आरती का दिखेगा अद्भुत नजारा। यूपी में 52 नेताओं को मिली बुलेट प्रूफ जैकेट। सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती और राज्य के 11 मंत्री भी बुलेट प्रूफ जैकेट पाने वालों में शामिल। झारखंड में हाई कोर्ट के फैसले से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में झड़प, कई छात्र हुए जख्मी। पुणे में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा, सुरक्षा और करियर पर छात्रों से करेंगे संवाद। छात्रों के मुद्दों पर खास रहेगा फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां नितिन नवीन की बैठक में बड़ा फैसला। जेनजी संपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी। जेनजी से संपर्क के लिए कमेटी गठन, नई कमेटी में नितिन नवीन शामिल। तो जेनजी संपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो छात्रों से गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जेनजी को साधने के लिए ये नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। जेनजी संपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी। देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि 1 डे 1 यूनिवर्सिटी का प्लान तैयार किया जाए, यानी हर दिन एक यूनिवर्सिटी को एक मिनिस्टर तय करेगा और वहां पर छात्रों से संवाद करेगा। छात्रों की समस्याओं को समझा जाएगा। सरकार के पास उनके लिए क्या कुछ प्लान है, क्या तैयारियां हैं, उसे छात्रों को बताया जाएगा। इससे ये होगा कि छात्रों और सरकार के बीच का जो गैप है वो खत्म होगा और जेनजी की जो नई सोच है वो सरकार समझ पाएगी। तो नितिन नवीन भी इस टीम में शामिल है। नितिन नवीन भी शुरू करेंगे इस अभियान को। देसी के साथ इस अभियान को शुरू किया जाएगा क्योंकि अभी कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है और ये बड़े राज्य हैं जहां पर लोगों को साधना बहुत जरूरी है। तो बीजेपी का नवीन मिशन, नई टीम के साथ पहली बैठक। आज 3 अलग अलग बैठकें होंगी। पदाधिकारियों के साथ, नई जो टीम बनी है उनके साथ बैठक होगी नितिन नवीन की। उस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनेगी। पहली बैठक नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय होगा। वहीं दूसरी बैठक में सार्वजनिक जीवन में पीएम के 25 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। वहीं तीसरी बैठक संगठन से जुड़े कामकाज पर चर्चा होगी। तो 3 ये महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो आज नितिन नवीन की अध्यक्षता में पूरी होंगी, जिसमें पदाधिकारी जुड़ेंगे नई टीम के, जिसमें उनका परिचय होगा, एक दूसरे से संवाद होगा, काम करने की शैली पता लगेगी। दूसरी जो बैठक होने जा रही है वो प्रधानमंत्री के 25 साल के कामकाज को लेकर किस तरीके से चर्चा होगी और तीसरी बैठक में संगठन के कैसे काम है, किन किन पर विचार करना है, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। अब बीजेपी का नवीन मिशन क्या क्या चुनौती लेकर आ रहा है कि जो विपक्ष इस समय हमलावर है लगा बीजेपी के ऊपर, छात्रों के मुद्दे को लेकर उसे कैसे काउंटर करना है, कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, साल 2027-28 में जो चुनाव है उनको कैसे मैनेज करना है, युवा मतदाताओं और जेनजी का जो असंतोष है उसे कैसे दूर करना है, संगठन में वरिष्ठ और युवा नेताओं में तालमेल, बैलेंस कैसे बनाना है, ये भी नितिन नवीन के लिए और उनकी नई टीम के लिए काफी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसे कह सकते हैं क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के बाद देखा जा रहा है वो ये है कि छात्र अब सीधे सड़कों पर हैं। वो किसी से शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। चाहे वो जेन जी को ले ले, चाहे वो जेन अल्फा को ले ले, ये दोनों ही जनरेशन इस समय अपने मुद्दों को लेकर मुखर रूप से बोल रही हैं, मुखर दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। ना वो किसी मंत्री के से गुहार लगा रहे हैं, ना वो सरकार को कोस रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा। जनादेश मिल रहा है, जनादेश उन्हें मिल रहा है और सड़कों पर वो उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है सरकारें भी उनके सामने झुक रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि अगर छात्रों से संवाद नहीं किया, छात्रों को दरकिनार किया तो उन्हें नुकसान आगामी चुनावों में उठाना पड़ जाएगा।
तो नितिन नवीन की नई टीम तैयार है और आज 3 बैठक होंगी। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है साल 2018 में, साल 2029 में लोकसभा चुनाव है। तो नितिन नवीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनको अभी से ही प्लेटफॉर्म बनाना होगा, बेस बनाना होगा, तभी आने वाले सालों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सालों साल पहले से ही चुनावों की तैयारी करने लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। वो चुनौतियां क्या क्या हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। छात्र सबसे बड़ी चुनौती हो गए हैं कि कैसे आज की जनरेशन यानी जेन जी, जेन अल्फा और जो पुरानी जनरेशन है उनके बीच में तालमेल और बैलेंस बनाया जा सकता है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनको भी देखना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। स्नेह कमल, देखिए नितिन नवीन की नई टीम बनकर तैयार हो चुके हैं और आज 3 बैठकें हैं। माना जा रहा है ये तीनों बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है, परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक दूसरे के, और जो प्रधानमंत्री के 25 साल है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ खास रहने वाला है जिन बैठकों में? बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम ये बता दें कि जो बैठक को जो 3 चरण से पहला चरण जो है अब से कुछ देर पहले समाप्त हो चुका है। बैठक का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक का प्रथम चरण था वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य भवन में सुबह 10:30 बजे जो है राष्ट्रपति नितिन नवीन की अध्यक्षता में शुरू होती है। बैठक समाप्त हो चुकी है। अब दूसरे और तीसरे चरण की बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारित भवन है, जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने ही सड़क उस पार है, वो दोपहर 2 बजे समाप्त आरंभ होगी। और जिस जो प्रथम चरण की अगर बैठक के निर्णय की बात करें तो प्रथम चरण का जो बैठक समाप्त हुआ उसमें निर्णय किया गया कि नितिन नवीन की नई टीम अब युवाओं को साधने के लिए जो है बड़ा अभियान चलाएगी। जेन जी को जो सीधा जेन जी से सीधा संपर्क साधने का प्रयास करेगी और उनसे जो है अपनी जो संबंध मजबूत बनाने के लिए एक नई टीम बनाएगी। इस नई टीम की जो है जो रूपरेखा होगी उसके लिए जो है जिम्मेदारियां जो दी गई है उसमें जो है विनोद तावड़े है, स्मृति ईरानी है, इसके अलावा गुजरात के जो है गृह मंत्री हर्ष सांघवी है, ओपी चौधरी है। ये तमाम जो बड़े और युवा चेहरे हैं जिनकी युवाओं में पैठ है, युवा वर्ग जिनकी बातों को सुनता है, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की जेन जी और जेन अल्फा संपर्क साधने के लिए उनके भीतर अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी कवायद शुरू कर दी है। और जैसे तो आपने बताया कि आने वाले जो है जो विधानसभा के चुनाव है, चाहे 2029 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। और अपने जो बैठक के जो 3 चरण है उसमें एक चरण में जो है उन्होंने सीधा संकेत दे दिया कि युवाओं के माध्यम वो अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेंगे। जेन जी हो चाहे जेन अल्फा हो, उससे अब साधेगी। अब देखना है दूसरी चरण जब भोजन अवकाश के बाद प्रारंभ होता है या तीसरा चरण प्रारंभ होता है तो क्या कुछ फैसले होते हैं। लेकिन उसमें यह जरूर जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री के जो सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी 7 अक्टूबर से एक बड़ा कार्यक्रम करेगी। बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें कई कद्दावर नेता हैं, कई कद्दावर चेहरे हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं स्नेह कमल। चाहे वो जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट के बाद जो माहौल बना है, जो विपक्ष को एक कह सकते हैं कि जड़ी बूटी सी मिल गई है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कल ही हमने तस्वीर देखी, राहुल गांधी थाने के बाहर बैठ गए, जब तक कि FIR नहीं दर्ज होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो कहीं ना कहीं संजीवनी मिल चुकी है इस छात्र आंदोलन के बाद विपक्ष को, और उसका इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। तो वहां पर भी अब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है। चुनौतियां भी नितिन नवीन के लिए बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से जो है जेन जी का जो है जंतर मंतर का आंदोलन कह ले, चाहे जिस तरह से विपक्ष का आक्रामक रवैया है, उसको देखते हुए कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की पेशानियों पर जरूर बल पड़े थे। और उसी का यह परिणाम है कि आज जो बैठक का जो प्रथम चरण समाप्त होता है, सबसे पहला जो बड़ा अहम फैसला यही होता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन जेन है, जो जेन जी है या जेन अल्फा है, उन्हें कैसे साधा जाए उसको लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। और कुल मिलाकर जिस तरह से जो है कल की बात दी अगर कल ने जिस तरह से राहुल गांधी जो है संसद मार्ग थाने पर दिल्ली जाकर अड़ गए थे, उन्होंने कहा था स्पष्ट कि जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हम नहीं हटते। कम से कम उसके बाद कांग्रेस कह ले या विपक्ष कह ले उससे अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी है
जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है चिंताओं को बल देती है और उसी को उसके जो काउंटर पार्ट कह लें, चाहे उसको जो काट करने के लिए जो है जेन जी को साधने की सबसे पहला प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते जो आज शाम 6 बजे सीएम योगी की एक बैठक होने जा रही है। यूपी में बाढ़ के हालात पर हाई लेवल बैठक है। कानून व्यवस्था पर भी सीएम योगी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक करने जा रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के है। आज शाम 6 बजे सीएम योगी ये बैठक करेंगे। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। देखिए, पहले ही मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, बाढ़ प्रभावित जगहों का लगातार निरीक्षण किया जाए, वहां पर राहत बचाव का काम तेजी के साथ करा जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री ये बैठक करने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और क्योंकि आगामी त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है और उसके बाद जन्माष्टमी का त्योहार है, यानी कि अब अगस्त से सिर्फ त्योहारों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर के भी बैठक करेंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत रखना है, कोई कोताही नहीं बरतनी है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाना है, रात्रि चेकिंग अभियान चलाया जाए। हालात पर यह हाई लेवल बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। वीडियो कॉल के माध्यम से तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर के भी ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां जगह जगह शिकायतें मिल रही हैं उस पर सीएम फटकार भी लगा सकते हैं तमाम अधिकारियों को। और इसी के साथ साथ जो जेन अल्फा सड़कों पर आया था, चाहे वो हम उन्नाव की बात कर लें, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा सड़कों पर आया था। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर के, मिड डे मील्स को लेकर के, चेयर्स को लेकर के, ड्रेस को लेकर के, ऐसी छोटी छोटी तमाम समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी हैं वाकई में। और अब जब वो सामने आने लगी हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके मद्देनजर इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो यूपी में बाढ़ के हालात पर हाई लेवल बैठक शाम 6 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के ये बैठक होगी। इसी के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के ये बैठक होगी। जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं या जहां पर बाढ़ आई है उन क्षेत्रों में कैसे राहत का काम किया जाए, लोगों को राहत सामग्रियां पहुंचाई जाए, अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जब लगातार बारिश हो रही है तो वायरल बुखार बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तमाम बीमारियां पनप रही हैं जल जमाव की वजह से, जल भराव की वजह से। और जो रोडों में स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि 2-3 घंटे की बारिश में रोड तालाब बन जाती हैं, उनको लेकर के फटकार लगा सकते हैं मुख्यमंत्री। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी बैठक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। प्रणवीर, देखिए आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर यह बैठक होगी? प्रणवीर सुन पा रहे हैं? से शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी प्रवीण, सुन पा रहे हैं? जी प्रवीण, शाम 6 बजे मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक की जाएगी। कौन कौन से अहम बिंदु हैं जिस पर यह बैठक होनी है?
निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे आज अपने 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है और जो मंडला आयुक्त है और सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, एसएसपी है, ये इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़ेंगे और खासतौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से इनका निर्देश दिया गया है कि मीटिंग शुरू होने के 15 मिनट पहले सभी अधिकारी अपना स्थान ग्रहण कर ले और कहीं न कहीं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय से वो जुड़ जाए। सबसे बड़ी बैठक की जब बात करें तो बैठक जो है बाढ़ के मुद्दे को लेकर के है, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में जो त्योहार है, जहाँ पर जो है जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके बाद में जो आने वाले समय में जो त्योहार है और जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक आयोजन है और खासतौर से बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और जो तराई एरिया में रहने वाले व्यक्ति है, जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, उनके साथ पर दिशा निर्देश दिया जाएगा। उनसे संबंधित जो बातें हैं, जो व्यवस्थाओं की बातें हैं, उससे बातचीत की जाएगी, क्योंकि जो भी अलग जिस तरीके से जारी है उसको लेकर के जो जिलाधिकारी है वो सुनिश्चित करें कि जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उनके लिए किस प्रकार के एरिया की जो है से क्या व्यवस्था किया गया है, किस नाव की व्यवस्था की गई है और जो भूस्खलन वाले स्थान है यानी कि जो कटान की स्थिति में है उनको समय से पहले यानी कि पानी भरने के पहले किसी भी प्रकार से बाढ़ का पानी आने के पहले उनको उसी स्थान पर पहुंचा दे। साथ ही साथ जो चालक है उनके पशुओं के भी चारे के भी उसी प्रबंध किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से आने वाली जो आपदा है, आने वाली जो समस्या है उससे बचने के लिए स्टीमर से लेकर के जो लोग हैं राहत बचाव कार्य तक की पूरी व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो ऐसे ही जो बसों में निश्चित व्यवस्था होती है 2 दिन की महिला की जो है रक्षाबंधन बाद में जाने के लिए, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से लगातार सरकार बिल्कुल प्रवीण, तो आगामी चुनाव भी है, कुछ आगामी महीनों में बहुत सारे त्योहार भी हैं, इसके मद्देनजर कानून व्यवस्था को परखा जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। अखिलेश यादव, मायावती का नाम भी इसमें शामिल है। पहले चरण में 8 नेताओं को जैकेट दी जाएगी, दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट दी जाएगी। जेड श्रेणी में आने वाले नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी, यही प्रावधान है। वहीं अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला अस्पताल में मरीजों को खाना परोसने वाली राजवीर ट्रेडर्स फर्म पर एफएसडीए टीम ने कार्रवाई करते हुए ताला लगा दिया। आरोप यह है कि कैंटीन में भारी गंदगी के बीच मरीजों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान कैंटीन के अंदर बड़ी संख्या में चूहे भी मिले। बताया गया कि बन्नी सिंह द्वारा मलखान सिंह और पंडित दीनदयाल अस्पताल में मरीजों के लिए कैंटीन संचालित की जा रही थी। टीम ने पंडित दीनदयाल अस्पताल की कैंटीन से दाल का नमूना भी लिया। इससे पहले जनवरी 2026 में मलखान सिंह अस्पताल से लिए गए दाल के 2 नमूने जांच में फेल पाए गए थे। वहीं पीलीभीत में कोतवाली बिसलपुर क्षेत्र के रमापुरा नौगवा गांव में एक पिता पर अपनी 20 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अंशिका गंगवार घर पर बैठी थी, तभी उनके पिता अजय पाल गंगवार शराब के नशे में घर पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी है। आरोप यह है कि इसी दौरान अजय पाल ने अंशिका के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आज दिनांक 21 अगस्त 2026 को शाम 6:10 पर यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बीसलपुर के गांव रामपुरा नौगमा के अंतर्गत एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर परिवारजनों के द्वारा बताया गया कि अंशिका गंगवार पुत्री अजयपाल गंगवार उम्र 20 वर्ष घर पर मौजूद थी। इस दौरान इसका पिता अजयपाल गंगवार शराब पीकर के घर आया और कहासुनी के दौरान अपनी पुत्री के सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आगरा पुलिस के 2 दारोगा का महिलाओं से गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना डोंकी क्षेत्र के
का बताया जा रहा है। वीडियो में दरोगा महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। आरोप यह है कि पुलिस ने मौके पर कब्जे की कार्रवाई भी की है। वीडियो सामने आने के बाद दरोगा के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के स्तर से जांच और पुष्टि के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। आगरा में सड़कों के जानलेवा गड्ढों से परेशान लोगों के बीच इंजीनियर किशन सीटू चौहान ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। टेढ़ी बगिया से जलेसर रोड तक बने गड्ढों को उन्होंने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से निजी खर्च पर भरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मकसद किसी विभाग पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने खुद जिम्मेदारी उठाई। उनकी पहल के बाद प्रशासन ने भी मौके का निरीक्षण कर सड़क की स्थायी मरम्मत की दिशा में कदम बढ़ाया। पहल को लेकर क्षेत्र में चर्चा है। जो क्षेत्र के युवाओं ने क्षेत्र की समस्या को देखते हुए जैसे दुर्घटनाएं हो रही थी, तो उन चीज़ों को देखते हुए एक युवाओं ने बैठक की थी और आप लोगों ने उस खबर को जोरदार तरीके से चलाई हुई था। तो ये बहुत अच्छी बात है। NHAI की कुंभकर्ण की नींद जो सो रही थी NHAI की टीम, तो उन्होंने हमारी बैठक को और उनको थोड़ा सा ये भी लगा कि क्षेत्र के कुछ सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक और जागरूक लोग अपने निजी खर्च। पीलीभीत आपस में भिड़े छात्रों के दो गुट। बता दें कि पीलीभीत से खबर सामने आ रही है, जहां थाना माधो टांडा क्षेत्र के पिपरिया गांव में किताब को लेकर छात्रों के बीच हुआ विवाद अगले दिन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। सड़क पर हुए हंगामे से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही माधो टांडा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान कराई जा रही है। जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब खबर आपको बरेली से देते हैं, जहां बरेली उत्तर प्रदेश सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गार्गी ज्वेलर्स में सोने की अंगूठी चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक दंपति आभूषण देखने के बहाने दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान मौका पाकर सोने की अंगूठी पार कर दी। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अंगूठी चोरी करने के बाद दंपति बिना देर किए मौके से फरार हो गया। CCTV फुटेज सामने आने के बाद घटना की जानकारी हुई। पुलिस अब मामले की जाँच और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। कौशाम्बी में लगातार बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। गांव की सड़कें जलभराव की चपेट में हैं और जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया है। जलभराव के बीच ग्रामीणों को आवागमन करना पड़ रहा है, जबकि स्कूली बच्चे भी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का पानी उनके घरों तक पहुंच गया है। लंबे समय से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदे पानी से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। तो गंदे पानी से बढ़ा संक्रमण का खतरा। बारिश ने खोली गांव की बदहाल व्यवस्था की पोल। चलिए आपको सीधे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जी का उद्घाटन किया हुआ हॉल है और रिश्ता तो ऐसा है कि दोनों लोग एक ही लोकसभा से सांसद रहे हुए हैं। आप उनके टीचर थे, वो आपसे पढ़ते थे और एक समय ऐसा भी आया कि आप ही ने उनके लिए सीट खाली कर दी और वो लोकसभा में आपकी जगह ही पहुंचे थे। और आज भी हम लोग जितने समाजवादी लोग हैं, आपकी कविताएं और जो कभी आपने गाने लिखे थे, जितने भी समाजवादी गाने नेताजी और हम लोगों के लिखे गए हैं, वो सभी गाने समाजवादी चिंतन को कैसे गीत के रूप में प्रस्तुत करें, वो हमारे अनिल उदय प्रताप सिंह ने कर दिखाया। एक समय पर जब मैं सरकार में था और उस समय लोकसभा का चुनाव होना था और उस समय हमारे कई साथियों ने कहा कि गाने तो बहुत बने हैं
लेकिन अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, नेताजी का चुनाव होने जा रहा है, कोई नया गाना बनाया जाए। हम लोगों ने बहुत सोचा समझा, ढूंढे गाने। बाद में एक साथी ने सुझाव दिया कि एक अंग्रेजी का गाना है जिस सिंगर को ग्रैमी अवार्ड मिला, उनका गाना नॉमिनेट हुआ ग्रैमी अवार्ड के लिए, वो गाना हिंदी में करवाया जाए। जब मैंने सुना उस गाने को और कई अपने लिखने वालों को दिया गाना, तो जब उन्होंने लिख करके दिया तो शायद हम लोग सहमत नहीं थे कि वो गाना उस रूप में लिखा जा सकता था, लिख पाए वो। लेकिन जब वो गाना मैंने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को दिया, वो अंग्रेजी का गाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।